नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कल ही अपॉइंट किए गए नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के विषय में मुझे लगता है कि बहुत सुखद जो उनकी यात्रा है और अपने तरह का जो यूनिक वर्क है उनका, उनके स्टेटमेंट, उनके पीछे का बैकग्राउंड और उनकी ये यात्रा, उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, जिसको हम फेडरल कोर्ट भी उस समय कहा करते थे, उस समय से लेकर अभी तक की छोटी-छोटी 1-2 घटनाओं की चर्चा करूँगा और उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की चर्चा करेंगे। जब हमने कोर्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट बना था, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ फेडरल कोर्ट हुआ करता था। फेडरल कोर्ट का मतलब होता था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका भी वो कोर्ट था और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जिसको हमने डोमिनियन ऑफ इंडिया कहा था, उसका कोर्ट था। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट कहते थे और बाकी के लिए हम फेडरल कोर्ट कहते थे। 1956 के बाद वो सारा दृश्य बदल गया क्योंकि फिर ये जो सिस्टम था वो सिस्टम बदला। हमने प्रिंसली स्टेट्स को फिर बाद में पूरा का पूरा वहाँ पर जो जिस प्रकार की व्यवस्था थी वो व्यवस्था खत्म करी और बाद में हमने प्रिंसली स्टेट्स का अस्तित्व भी खत्म कर दिया। अब भारत में कोई प्रिंसली स्टेट नहीं, तो अब हम इसको अब हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, फेडरल कोर्ट नहीं कहते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जहाँ तक मैं समझता हूँ मेंशन्ड है, उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है इसलिए भी मेंशन्ड हो क्योंकि अभी और जो स्टेट आएंगे हमारे साथ, अभी पाकिस्तान टूटेगा तो उनमें से एक आध आएंगे, उधर बांग्लादेश को आना है, श्रीलंका को साथ में जोड़ना है, तिब्बत हो सकता है टूटे वो साथ में आए, इधर नेपाल और बाकी का जो बृहत्तर भारत। मैंने पीछे 2-3 दिन पहले एक लेक्चर में पूरा बताया था कि बृहत्तर भारत का मतलब क्या है, बृहत्तर भारत कैसे बनेगा, कैसे 500 सालों में, 400 सालों में, 200-300 सालों में एक बार कोई शासक पैदा होता है, वो बृहत्तर भारत की तरफ, वो संपूर्ण भारत की तरफ चलता है, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलता है और उसकी अगली पीढ़ी उसको यूनाइट कर देती। मैं मानता हूं कि वाजपेयी जी ने शुरू किया था, नरेंद्र मोदी जी उस पर एक बड़े पुरोधा हैं और इनके अगले आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से भारत को अखंड भारत फिर बनाएगी। मैंने उस लेक्चर में भी कहा था कि कैसे ये युग परिवर्तन होता है, तो भविष्य में युग परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उसकी एक स्टेप फेडरल कोर्ट भी हो सकता है कि हमें फेडरल सुप्रीम कोर्ट चाहिए, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चाहिए। इसलिए शायद किसी का ध्यान नहीं गया कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, सुप्रीम कोर्ट को साथ साथ हम फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। सवाल जो आ रहा है वो, पहले जब 7 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था, पहले हमारे जब सुप्रीम कोर्ट बना तब 7 जजेस प्लस 1 यानी कि 8 की बेंच हुआ करती थी, एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनमें से 4 जजेस शास्त्री थे। शास्त्री मतलब संस्कृत भाषा के स्कॉलर थे। पहले चीफ जस्टिस खुद, दूसरे चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन साहब चीफ जस्टिस बाद में बने, वो पहली बेंच के सदस्य थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन में बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी कि मेहरचंद महाजन ही वो व्यक्ति थे। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल साइड से कहूँगा कि मेहरचंद महाजन लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और बाद में जब पार्टीशन हुआ तो वो इधर आए और उनको जब पटेल जी ने कहा कि भाई इंटीग्रेशन में समस्या है, और मैं इंटरनल बात ये बता रहा हूँ कि नेहरू जी की समस्या, नेहरू जी थे उस समय, पटेल ने जिस प्रकार से मेहरचंद महाजन साहब को इनिशिएट किया था, जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया था और जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो अधिनियम की प्रक्रिया शुरू हुई, वो मेहरचंद महाजन उसके पुरोधा माने जाते हैं। मेहरचंद महाजन साहब, पातंजलि शास्त्री बड़ा नाम हुआ करता था, जस्टिस मुखर्जी, जस्टिस बोस। अब जस्टिस बोस के विषय में पता नहीं क्या वो है, 8वें जज के रूप में जस्टिस बोस आए थे। हालांकि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते थे और क्रिश्चियन समुदाय, उनके पिता और माँ दोनों ही ईसाई थे, लेकिन वो कैसे बोस लिखते थे पता नहीं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि उनकी घर वापसी हुई हो, घर वापसी होने के बाद वो बोस लिखना शुरू है। और एक जज मुस्लिम जज हुआ करते थे, फजल अली। पार्टीशन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, बिहार के रहने वाले थे, फिर भी उनको क्यों जज बनाया गया मैं समझ नहीं पाया। वो जब पाकिस्तान बन गया था तो सभी को एटलीस्ट डोमिनियन ऑफ इंडिया से तो सभी को वहां जाना ही था। लेकिन ये सब गोलमाल, उस पर चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी, हमारी टीम ने ढूँढने की कोशिश करी, उसमें एक बात सामने निकल कर आई और वो बात ये निकल कर आई कि भई हमारे देश के अंदर जो जजेस अभी तक शपथ लेते आए, वो मोस्टली इंग्लिश में शपथ लेते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंग्लिश है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश ही प्रमुख भाषा है सुप्रीम कोर्ट की। हमने 22 भाषाएं रिकॉग्नाइज की हैं, लेकिन 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होते हुए भी और इंग्लिश गैर राष्ट्रीय भाषा होते हुए भी, मजे की बात यह है कि 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। भारत में कोई भाषा सेकेंडरी नहीं है। 22 की 22 राष्ट्रीय भाषाएं, 22 राष्ट्रीय भाषाओं के होते हुए भी अंग्रेजी जो कि भाषा ही भारत की नहीं है, भारत की भाषा की सूची में भी नहीं है, अंग्रेजी ही सुप्रीम कोर्ट का साधन है। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई, जिन्होंने बहुत सारे केसेस में पार्टिसिपेट किया, बी आर गवई साहब के कुछ इंपॉर्टेंट मामले तो आर्टिकल 370 का जब सुनवाई हो रही थी, तो मैंने देखा कि आर्टिकल 370 में जब भी ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का कमेंट आया तो वो राष्ट्रीय कमेंट था। उनके जो क्वेश्चंस भी थे वो उन लोगों पर प्रश्न खड़े करने के लिए थे जो लोग जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी देख रहे थे, आर्टिकल 370 को जो लोग अलग से देख रहे थे। पूरी कार्रवाई के दौरान ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का रुख मैंने देखा है। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जो मुझे लगता है भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और मजे की बात यह है कि वो जजमेंट उनका हाँ, पहले मैं वो बात अधूरी रह गई थी जिसमें मैं कह रहा था इंग्लिश में शपथ लेते हैं। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ने मराठी भाषा के होते हुए भी, उनकी जो लोकल लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है वो मराठी है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ऑफिशियली इंग्लिश है, लेकिन उन्होंने शपथ हिंदी में ली। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में पहले ही दिन, मतलब शपथ लेने के समय पर ही उन्होंने ये बताया कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रीयता क्या था। वो मराठी में शपथ लेते, कोई समस्या नहीं है, वो भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में शपथ लेते, मैं उतना ही उनका सम्मान करता, क्योंकि वो भारतीय भाषा में शपथ लेने वाले एक ऐसे चीफ जस्टिस जो मैं देख पा रहा हूँ अभी रिसेंटली, जितना मैं देख पाया, किसी चीफ जस्टिस ने हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में शपथ नहीं ली। सारे के सारे मोस्टली, चूंकि इंग्लिश सुप्रीम कोर्ट की भाषा है और इंग्लिश में ही चलते रहे हैं, तो इंग्लिश में ही शपथ लेते रहे। लेकिन बी आर गवई साहब हिंदी में शपथ लिए हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, बी आर गवई साहब के सम्मान को बढ़ाती है, बी आर गवई साहब को और मजबूत करती है। उनके पिता रामकृष्ण गवई, श्री रामकृष्ण गवई, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो अमरावती की एक झोपड़पट्टी में रहा करते थे। अमरावती की झोपड़पट्टी में रहा करते थे। अंबेडकरवादी थे, अंबेडकर को फॉलो करते थे और बौद्ध स्वीकार कर चुके थे। रामकृष्ण गवई साहब ने जिस प्रकार से भूषण गवई मैं कह रहा हूं, बी आर गवई साहब का नाम भूषण है और उनके पिता का नाम रामकृष्ण है, ऐसे उनका पूरा नाम महाराष्ट्रीयन पद्धति के अनुसार, मराठी पद्धति के अनुसार भूषण रामकृष्ण गवई बनता है। वो दलित जाति से आते हैं, पहले बौद्ध हैं। याद रखेंगे, भारत में बौद्ध को मानने वाले, हालांकि हम ये मानते हैं कि बौद्ध भारत हिंदू का ही एक वो है, कानूनन हिंदू है, क्योंकि हिंदू लॉ में भी जो बौद्ध की परिभाषा है वो हिंदू की ही परिभाषा है। वो हिंदू लॉ उसको कहते हैं, हिंदू उसको कहते हैं। हिंदू लॉ के अनुसार जो ईसाई नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो यहूदी नहीं है और पारसी नहीं है, जो इनमें से नहीं है वो हिंदू है। ये हिंदू लॉ की परिभाषा हिंदू की है। चारों कानूनों में, जो हिंदू लॉ के 4 कानून हैं, चारों कानूनों में हिंदू लॉ की परिभाषा ये है। उसमें कहीं से बौद्ध, सिख या जैन शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए बौद्ध हिंदुओं के बौद्ध समुदाय, हिंदुओं के एक संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय को पालन करने वाले ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हिंदी में शपथ ली। और मजे की बात यह है कि इनकी रिसर्च डॉक्टर अंबेडकर पर है, इनका परिवार डॉक्टर अंबेडकर पर काम करता रहा, और मैं मानता हूं जिसकी रिसर्च डॉक्टर अंबेडकर पर होगी, जो डॉक्टर अंबेडकर को ट्रूली पढ़ लिया होगा, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट की सारे भाषण डॉक्टर अंबेडकर के पढ़ लिए होंगे, वो घनघोर राष्ट्रवादी हो जाता है।
वो खतरनाक राष्ट्रवादी हो जाता है, जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश वाला हो जाता है, सही मायने में जस्टिस मिले ऐसा करने वाला हो सकता है। इसीलिए देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मैं बता रहा हूं, अभी जो जाति जनगणना की बात मोदी जी ने की है, उसके पीछे का जो कारण है वो है देवेंद्र सिंह का जजमेंट। देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का इतना क्रिटिकल और टिपिकल जजमेंट, मैं समझता हूं कि आज उसकी आवश्यकता थी। उस जजमेंट की खास बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस भूषण गवई ने उसको लिखा। हालांकि चीफ जस्टिस उस समय चंचूड़ साहब हुआ करते थे, लेकिन लिखने वाले ऑनरेबल जस्टिस भूषण गवई थे। ऑनरेबल जस्टिस भूषण गवई ने जो जजमेंट लिखा, सारे जजेस ने जो इंडोर्स किया, उनके ही जजमेंट को इंडोर्स करते हुए बाकी जजों ने लिखा। 7 जजेस की बेंच थी। और मजे की बात यह थी, क्या दलित या स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ राज्य के अंदर क्या सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, दलितों का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का? सवाल लोग ये उठा रहे थे कि ऐसा करने पर दलित एकता टूट जाएगी, ऐसा करने पर ओबीसी एकता टूट सकती है, ऐसा करने पर एसटी एकता टूट सकती है। मैं समझता हूं ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई जिस मामले की बात कर रहे हैं, वो चूंकि ट्रूली अंबेडकर को फॉलो करने वाले हैं, अंबेडकर को पढ़ने वाले हैं, अंबेडकर को कहानियों में उन्होंने नहीं पढ़ा, अंबेडकर को दूसरों की भाषा में उन्होंने नहीं पढ़ा, अंबेडकर को ये जो जाति राजनीति करने वाले लोगों के भाषणों से नहीं पढ़ा। हालांकि उनके पिताजी राजनीति करते थे, उनके पिताजी छोटे से बड़े होकर राजनीति करते करते फिर वो सांसद हुए, सांसद के बाद वो राज्यपाल भी रहे। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई की अगर हम बात करते हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का जो कैरियर शुरू होता है, मतलब झोपड़पट्टी में एक व्यक्ति का ग्रोइंग हो, जो बच्चा है ग्रोइंग हो, म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में 7वीं 8वीं तक पढ़ा हो, रोज का रूटीन एक दलित बस्ती का हो, तो आप समझिए उसको सही मायने में दर्द पता होगा कि दलित का दर्द क्या है और पॉलिटिक्स का राज क्या है और पॉलिटिक्स करने वाले क्या है। इसीलिए आर्टिकल 370 में जब ये बात आई कि भाई आर्टिकल 35 कैपिटल ए जम्मू कश्मीर के अंदर दलित को परमानेंट दलित बताता है, यानी कि जो जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में एक बार स्वीपर बन गया, उसके बच्चे कितना भी पढ़ जाएं, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जो कि दलित समुदाय में पैदा होता है, जो स्वीपर समुदाय में पैदा होता है, वो कभी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, वो कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था। ये आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए, ये दर्द निश्चित तौर से ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई को पता होगा कि दर्द क्या होता है मलिन बस्ती में पलने का, एक झोपड़पट्टी में पल कर बड़े होने का। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई इसीलिए 370 में ये सबको देख रहे हैं। जो देवेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा था, देवेंद्र सिंह के जजमेंट में उन्होंने कहा कि दलित समुदाय छोड़ दीजिए, आप बताइए कि जो सबसे निचले पायदान पर है रिजर्वेशन का अधिकारी सिर्फ वो है। दलित राजनीति ये कह रही थी कि दलितों की एकता तोड़ रहे हो। दलितों की एकता किस लिए चाहिए? दलित को दलित बनाए रखने के लिए। दलितों की एकता किस लिए चाहिए? कि वो पिछड़ा का पिछड़ा बना रहे। दलितों की एकता राजनीति के लिए चाहिए या फिर दलितों के उत्थान के लिए चाहिए? आज की जो राजनीति है, वो चाहे ओबीसी की राजनीति हो, चाहे एसटी की राजनीति हो, चाहे चाहे उसकी राजनीति हो शेड्यूल कास्ट की, वो राजनीति दलित को दलित बनाए रखना और अपनी राजनीति सिद्ध करना, उनके उनके वोट का इस्तेमाल करते हुए, उनकी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपना भला करना, कुछ लोगों का भला करना, दलित का भला करना राजनीति का उद्देश्य नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, जब आर्टिकल 16 की बात आई और ये हुआ कि रिजर्वेशन जाति को देना चाहिए, तो उन्होंने कहा जाति को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जाति का रिजर्वेशन का मतलब हो गया जाति को भारत में परमानेंट कर देना, और जाति भारत की सबसे बड़ी समस्या है। भारत का सबसे बड़ा अभिशाप अगर आज की तारीख में कोई है तो वो जाति है। इसलिए उसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए, उसके लिए कमीशन होना चाहिए। वो कमीशन तय करे कौन सी जातियां, कोई दलित या पिछड़ा अछूत नहीं, कौन सी जातियां पीछे हैं। जो जातियां पीछे हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उन जातियों के लिए एक शेड्यूल बनना चाहिए। वो शेड्यूल एक कास्ट होगा जिसको शेड्यूल कास्ट कहेंगे। ऐसे ही ट्राइबों का एक शेड्यूल बनना चाहिए जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अपने शब्द हैं। यानी कि उन्होंने जाति को रिजर्वेशन देने से इसलिए सिर्फ मना कर दिया था कि जाति के आधार पर राजनीति तो होगी, लेकिन ट्रूली जाति का उत्थान नहीं होगा, पिछड़े का उत्थान नहीं होगा।
ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का ये जो जजमेंट आया देवेंद्र सिंह का, उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि वाकई में जो पिछड़ा है, वाकई में जिसके पास संसाधन नहीं है, वाकई में जिसको आवश्यकता है, उसको चिन्हित करे राज्य सरकार और चिन्हित करके उसको रिजर्वेशन का लाभ दे ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। समस्या यहाँ थी, जैसा कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बिहार के चुनाव पर एक समय इसके समय पर कह दिया था कि भाई इसको रीवैल्यूएट करना चाहिए कि वाकई में जो अधिकारी है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लालू प्रसाद एंड कंपनी ने उसको दूसरे तरह से ले गए कि रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है संघ या बीजेपी। चुनाव हार गए थे, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ने वही सब कर दिया जो कि पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते थे। उन्होंने कहा कि इसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें एक बार रिजर्वेशन का लाभ जिसको मिल गया है उसकी अगली पीढ़ियों को लाभ क्यों मिलना चाहिए। जिसको एक बार लाभ मिल गया, जिसका उत्थान हो गया, उसकी अगली पीढ़ी को वहीं पार कर देना चाहिए, और जिसका उत्थान अभी तक नहीं हुआ वो असली व्यक्ति है जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। मैं मेरे शब्दों में जब कहता हूं तो मैं साफ तौर से कहता हूं कि एक बात दिमाग में रखने वाली है, वो ये है कि जो दो भाई, एक भाई को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, उसके बच्चे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, शहरी स्कूल में पढ़ते हैं, और उसका सगा दूसरा भाई जिसके बच्चे अभी भी नगर महापालिका के स्कूल में पढ़ते हैं या फिर वो अभी भी बस्ती में पढ़ते हैं, उन दो बच्चों का अगली पीढ़ी में जब कंपटीशन होगा तो निश्चित तौर से रिजर्वेशन का लाभ अगर उस भाई के बच्चे को मिलेगा जो कि शहर में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर इसको उसका लाभ नहीं मिल सकता। और ये पिछड़ा, अब ये दलितों में दलित हो गया, ये पिछड़ों में दलित हो जाएगा, और ये पीढ़ियां बाहर होती रहेंगी, वो पीढ़ियां लगातार रिजर्वेशन का लाभ लेती रहेंगी। यानी कि डॉक्टर ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का जो देवेंद्र सिंह का जजमेंट है, उस जजमेंट में वो कहते हैं कि लाभ रोक देना चाहिए, क्रीमी लेयर को बाहर कर देना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि वाकई में उस बस्ती के व्यक्ति को, उस दलित बस्ती के व्यक्ति को, उस जो कॉलोनी का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बच्चे को उसका लाभ मिले तो वो उत्थान करके अपग्रेड कर जाए। हिंदुस्तान की खूबी ये होनी चाहिए कि सभी बराबर हों। ये ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के जजमेंट से दिखा। उधर सरकार के अगेंस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई सरकार के विरुद्ध दिखाई दिए। बॉन्ड के मामले में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने अवैधानिक घोषित कर दिया। ये खास बात है। ये दिखता है, उनकी माँ एक टीचर थी, ये दिखता है कि अगर सरसभ्य टीचर हो, ये दिखता है कि अगर समाज के बीच में काम करने वाले किसी व्यक्ति का बेटा हो, उसको समाज की असली समस्याएं दिखती हैं। सरकार का नुमाइंदा चूंकि उनके पिता रहे, इसलिए सरकार की समस्याएं भी दिखती हैं। मैं मानता हूं कि हिंदी में शपथ लेकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं मानता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एक बेंच बना सकते हैं जो आर्टिकल 142 का ऑर्डर करे, और ये तय किया जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज, रीजनल से मतलब है 22 राष्ट्रीय भाषाओं में बहस हो सकती है। ऑनरेबल जस्टिस चंचूड़ एक काम तो कर गए कि देश की अलग अलग भाषाओं में जजमेंट पढ़े जा सकते हैं, लेकिन क्या एक बड़ा वर्ग देश का इसलिए वंचित है क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। अंग्रेजी आती भी है तो उसकी वो फ्लुएंसी नहीं होती जो फ्लुएंसी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो क्या ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया जा सकता है, आर्टिकल 142 का ऑर्डर किया जा सकता है कि एटलीस्ट एक जज उस राज्य की भाषा को जानने वाला होना चाहिए, फ्लुएंस होना चाहिए जिस राज्य का केस आया है, ताकि अगर कोई बहस करना चाहे उस भाषा में, जिस भाषा में वो जहां से वो आया है, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से कोई केस आया, तो क्या हिंदी भाषा का कोई जज उस बेंच में हो सकता है, ताकि कोई बहस करना चाहे तो हिंदी भाषा में बहस कर ले, कोई कहना चाहे तो हिंदी लैंग्वेज में वो कह ले। मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई जिन्होंने हिंदी में शपथ ली, वो उनसे आशा की जा सकती है कि वो एक नया कीर्तिमान अब स्थापित करके जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषाओं में अंग्रेजी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन राष्ट्रीय भाषाओं में प्रिंट भी लिखी जा सकती है, पिटिशन भी डाली जा सकती है, एविडेंसेस भी डाले जा सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में होता ही है। ट्रांसलेटेड वर्जन उनके लिए जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं वो उसमें काम कर सकते हैं। वकीलों के लिए सुविधा होगी, क्लाइंटों के लिए सुविधा होगी।
ये ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूँ उनको शुभकामनाएं देते हुए कि एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, एक नए सिरे से नया काम होगा और भारत में जो ट्रू डेमोक्रेसी है, भारत में जो ट्रू उसकी आत्मा उसकी भाषा में है, वो ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के माध्यम से हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।